सुरेश चंद की पुलिस महकमे में पूरी धाक थी। आम लोग उसे बहुत इज्जत देते थे, पर थाने का मुंशी अमीर चंद मन ही मन उससे रंजिश रखता था, क्योंकि उसकी ऊपरी कमाई के रास्ते जो बंद हो गए थे, वह सुरेश चंद को सबक सिखाना चाहता था। 25 साल सुरेश चंद गौरे लंबे कद का जवान था। उसके पापा सोमनाथ कर्नल के पद से रिटायर हुए थे, जबकि मम्मी पार्वती एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं। सुरेश चंद के पापा चाहते थे कि उनका बेटा भी सेना में भर्ती होकर लगन व मेहनत से अपना मुकाम हासिल करे, पर उसकी मम्मी चाहती थी कि वह उनकी नज़रों के सामने रहकर अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन पर खेतीबाड़ी करे। सुरेश चंद ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपने माँ पापा के सपनों को पूरा करने के लिए पुलिस में भर्ती होगा, और जहाँ कहीं भी उसे भ्रष्टाचार की गंध मिलेगी, उसको मिटा देने के लिए जी जान लगा देगा। सुरेश चंद की पुलिस महकमे में हवलदार के पद पर बेलापुर थाने में बहाली हो गई थी, जहां पर अमीर चंद सालों से मुंशी के पद पर तैनात था। सुरेश चंद की पारखी नजरों ने भांप लिया था कि थाने में सब ठीक नहीं है। सुरेश चंद जब भी अपनी मोटरसाइकिल पर शहर का चक्कर लगाता, तो सभी दुकानदारों से कहता कि वे लोग बेखौफ होकर काम धंधा करें। वे ना तो पुलिस के खौफ से डरें और ना ही उनकी सेवा करें। एक दिन सुरेश चंद मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी उसकी मोटरसाइकिल देखकर अपनी कार को बेतहाशा दौड़ाने लगा था। सुरेश चंद ने उस कार का पीछा किया और कार को ओवरटेक करके एक जगह पर उसे रोकने की कोशिश की, पर कार वाला रुकने की बजाय मोटरसाइकिल वाले को ही अपना निशाना बनाने लगा था। पर इसे सुरेश चंद की होशियारी समझो कि कुछ दूरी पर जाकर कार रुक गई थी। सुरेश चंद ने कार में बैठे 2 लोगों को धुन डाला था और एक लड़की को कार के अंदर से महफूज बाहर निकाल लिया। दरअसल दोनों लोग अजय और निशान थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाली संगीता को उस समय अगवा करके ले गए थे, जब वह बारिश से बचने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी घर जाने वाली बस का इंतजार कर रही थी। निशान संगीता को जानता था और उसने कहा था कि वह भी उस ओर ही जा रहा है, इसलिए वह उसे उसके घर छोड़ देगा। संगीता की आंखें तब डर से बंद होने लगी थीं, जब उसने देखा कि निशान तो गाड़ी को जंगल के रास्ते वाली सड़क पर ले जा रहा था। उसने गुस्से से पूछा कि वह गाड़ी कहाँ ले जा रहा है, तो उसके गाल पर अजय ने जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा था, तू चुपचाप गाड़ी में बैठी रहे, नहीं तो इस चाकू से तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब निशांत ने अजय से कहा था, पहले हम बारी बारी से इसे भोगेंगे, फिर इसके जिस्म को इतने घाव देंगे कि इसे कोई पहचान भी नहीं सकेगा। पर सुरेश चंद के अचानक पीछा करने से न केवल उन दोनों की धुनाई हुई थी, बल्कि एक कागज पर उनके दस्तखत भी करवा लिए थे, जिस पर लिखा था कि भविष्य में अगर शहर के बीच उन्होंने किसी की इज्जत पर हाथ डाला या कोई बखेड़ा खड़ा किया, तो दफा 376 का केस बनाकर उनको सजा दिलाई जाए। संगीता की दास्तान सुनकर सुरेश चंद ने उसे दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपनी मोटरसाइकिल पर उसे उसके घर तक छोड़ आया। संगीता के पापा विशंबर एक दबंग किस्म के नेता थे। उनके कई विरोधी भी थे, जो इस ताक में रहते थे कि कब कोई मुद्दा उनके हाथ आ जाए और वे उनके खिलाफ मोर्चा खोलें। विशंबर विधायक बने, फिर धीरे धीरे अपनी राजनीति इच्छाओं के बलबूते पर चंद ही सालों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। सिर्फ मुख्यमंत्री विशंबर की पत्नी चंद्रकांता ही इस बात को जानती थी कि उनकी बेटी संगीता को बलात्कारियों के चंगुल से सुरेश चंद्र ने बचाया था। बेलापुर थाने में नया थानेदार राम आ गया था। उसने अपने सभी महातम मुलाजिमों को निर्देश दिया था कि वे अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करें, ताकि आम लोगों की शिकायतों की सही ढंग से जांच हो सके। थोड़ी देर बाद मुंशी अमीर चंद ने थानेदार के कैबिन में दाखिल होते ही उसे सैल्यूट किया, फिर प्लेट में काजू, बर्फी व चाय सर्व की। थानेदार राम चाय व बर्फी देखकर खुश होते हुए कहने लगा, वाह मुंशी जी वाह, बड़े मौके पर चाय लाए हो। इस समय मुझे चाय की तलब लग रही थी। मुंशी जी, इस थाने का रिकॉर्ड अच्छा है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? थानेदार राम ने चाय पीते हुए पूछा। सर, वैसे तो इस थाने में सब कुछ अच्छा है, पर सुरेश चंद हवलदार की वजह से ये थाना फल फूल नहीं रहा है। मुंशी अमीर चंद ने नमक मिर्च लगाते हुए सुरेश चंद के खिलाफ थानेदार को उकसाने की कोशिश की। थानेदार राम ने मुंशी से पूछा, इस समय वह हवलदार कहाँ है? जनाब, उसकी ड्यूटी इन दिनों ट्रैफिक पुलिस में लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि वह अच्छी कमाई करता होगा? थानेदार ने मुंशी से पूछा। नहीं सर, वह तो पुश्तैनी अमीर है और ईमानदारी तो उसकी रग रग में बसी है।
कानून तोड़ने वालों की तो वह खूब खबर लेता है। कोई कितनी भी तगड़ी सिफारिश वाले क्यों ना हो, वह चालान करते हुए जरा भी नहीं डरता। इतना सुनकर थानेदार राम ने कहा, यह आदमी तो बड़ा दिलचस्प लगता है। नहीं जनाब, यह सुरेशचंद अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि या तो इसका ट्रांसफर यहाँ से हो जाए या हम ही यहाँ से चले जाएं। मुंशी अमीरचंद ने रोनी सूरत बनाते हुए थानेदार से कहा, अच्छा तो यह बात है, आज उसको यहाँ आने दो, फिर उसे बताऊंगा कि इस थाने की थानेदारी किसकी है, उसकी या मेरी। तभी थाने के कंपाउंड में एक मोटरसाइकिल रुकी। मुंशी अमीरचंद दबे कदमों से थानेदार के कैबिन में दाखिल होते हुए कहने लगा, जनाब, हवलदार सुरेशचंद आ गया है। अर्दली ने आकर सुरेशचंद से कहा, नए थानेदार साहब आपको इसी वक्त बुला रहे हैं। हवलदार सुरेशचंद ने थानेदार राम को सैल्यूट मारा। आज कितना कमाया? थानेदार राम ने हवलदार सुरेशचंद से पूछा। सर, मैं अपने फर्ज को अंजाम देना जानता हूँ, ऊपर की कमाई करना मेरे जमीर में शामिल नहीं है, हवलदार सुरेशचंद ने कहा। थानेदार ने उसे झिड़कते हुए कहा, यह थाना है, इसमें ज्यादा ईमानदारी रखकर काम करोगे तो कभी न कभी तुम्हारे गिरेबान पर कोई हाथ डालकर तुम्हें सलाखों तक पहुंचा देगा। अभी तुम जवान हो, संभल जाओ। सर, फर्ज निभाते अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, हवलदार सुरेशचंद थानेदार राम से बोला। अच्छा, तुम्हारी ये प्रवचन सुनने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। थानेदार राम की आवाज में तल्खी उभर आई थी। दरवाजे की ओट में मुंशी अमीरचंद खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हवलदार सुरेशचंद के बाहर जाते ही मुंशी अमीरचंद थानेदार से कहने लगा, साहब, छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपने हवलदार को उसकी औकात बता दी। चलो जनाब, हम बाजार का एक चक्कर लगा लें, इसी बहाने आपकी शहर के दुकानदारों से भी मुलाकात हो जाएगी और कुछ खरीदारी भी। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं जरा क्वार्टर जाकर अपनी पत्नी से पूछ लूं कि बाजार से कुछ लाना तो नहीं है, थानेदार ने मुंशी से कहा। क्वार्टर पहुंचकर थानेदार राम ने देखा कि उसकी पत्नी सुरेखा व 2 महिला कांस्टेबलों ने क्वार्टर को सजा दिया था। उसने सुरेखा से कहा, मैं बाजार का मुआयना करने जा रहा हूँ, वहां से कुछ लाना तो नहीं है, बच्चों के लिए खिलौने व फल सब्जी वगैरह देख लेना, सुरेखा ने कहा। मुंशी अमीरचंद पहले की तरह आज भी जिस दुकान पर गया वहां नए थानेदार का परिचय कराया, फिर उसने जरूरत का सामान मुफ्त में लिया और आगे चल दिया। वापसी में आते वक्त सामान के 2 थैले भर गए थे। मुंशी अमीरचंद ने बड़े रौब के साथ एक ऑटो रिक्शा वाले को बुलाया और उसे थाने तक चलने को कहा। थानेदार को मुंशी अमीरचंद का सलूक अच्छा लगा। उसने 1 कौड़ी भी खर्च किए बिना ढेर सारा सामान ले लिया था। अगले दिन थानेदार के जहन में रह रहकर ये बात कौंध रही थी कि अगर समय रहते हवलदार सुरेशचंद के पर नहीं कतरे गए तो वह उन सब की राह में रोड़ा बन जाएगा। अभी थानेदार राम अपने ही ख्यालों में डूबा था कि तभी एक औरत रूबी रोती चिल्लाती वहां आई। उस औरत ने थानेदार से कहा, साहब, थाने से थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है, जहां पर बदमाशों ने रात को न केवल मेरे मर्द कमरू को पीटा बल्कि घर में जो गहने कपड़े थे उन पर भी हाथ साफ कर गए। जब मैंने अपने पति का बचाव करना चाहा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया, इससे मुझे भी चोट लग गई। थानेदार ने उस औरत को देखा जो माथे पर उभर आई चोटों के निशान दिखाने की कोशिश कर रही थी। थानेदार ने उस औरत को ऐसे घूरा मानो वह थाने में ही उसे दबोच लेगा। भले ही रूबी गरीब घर की थी, पर उसकी जवानी की मादकता देखकर थानेदार की लार टपकने लगी थी। अचानक मुंशी अमीरचंद कैबिन में घुसा। उसने रूबी से कहा, साहब ने अभी थाने में ज्वाइन किया है, हम तुम्हें बदमाशों से भी बचाएंगे और जो कुछ वे लूट कर ले गए हैं उसे भी वापस दिलाएंगे, पर इसके बदले में तुम्हें हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम साहब जी? रूबी ने हैरान होकर मुंशी अमीरचंद से पूछा। हम अभी तुम्हारे घर जांच पड़ताल करने आएंगे, वहीं पर तुम्हें सब कुछ बता देंगे। जी साहब, रूबी उठते हुए बोली। थानेदार ने मुंशी से फुसफुसाते हुए पूछा, रूबी से क्या बात करनी है? मुंशी ने कहा, हुजूर, पुलिस वालों के लिए मरे हुए को जिंदा करना और जिंदा को मरा हुआ साबित करना बाएं हाथ का खेल होता है। बस अब आप आगे का तमाशा देखते जाओ। आनन फानन थानेदार व मुंशी मौकाए वारदात पर पहुंचे। फिर चुपके से रूबी व उसके मर्द को सारी प्लानिंग बताई। इसके बाद मुंशी अमीरचंद ने
कुछ लोगों के बयान लिए और तुरंत थाने लौट आए। इधर हवलदार सुरेश चंद को कानो कान खबर तक नहीं थी कि उसके खिलाफ मुंशी कैसी साजिश रच रहा था। थानेदार ने अर्दली भेजकर सुरेश चंद को थाने बुलाया। हवलदार सुरेश चंद ने थानेदार को सैल्यूट मारने के बाद पूछा, सर आपने मुझे याद किया? देखो सुरेश, आज सुबह रूबी के घर में कोई हंगामा हो गया था। मुंशी जी अमीर चंद को इस बार वहां भेजना था, पर मैं चाहता हूं कि तुम वहां मौकाए वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई करो। वैसे हम भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। ठीक है सर, हवलदार सुरेश चंद ने कहा। जैसे ही सुरेश चंद रूबी के घर पहुंचा, तभी उसके पति कमरू रोते हुए कहने लगा, हुजूर, उन गुंडों ने मार मार कर मेरा हुलिया बिगाड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि रात को आप भी उन गुंडों के साथ थे। कमरू के मुंह से ये बात सुनकर सुरेश चंद आग बबूला हो गया और उसने 3-4 थप्पड़ उसे जड़ दिए। तभी रूबी बीच बचाव करते हुए कहने लगी, हुजूर, इसे शराब पीने के बाद होश नहीं रहता। इसकी गुस्ताखी के लिए मैं आपके पैर पड़कर माफी मांगती हूँ। इसने मुझे पूरी उम्र आंसू ही आंसू दिए हैं। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि इसे छोड़कर भाग जाऊं, पर भागकर जाऊं भी कहाँ? मुझे सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। आप मेरी खातिर गुस्सा थूक दीजिए और शांत हो जाइए। मैं अभी चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती हूँ। रूबी ने उस समय ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि उसके उभार नजर आ रहे थे। शरबत पीते हुए सुरेश की नजरें आज पहली दफा किसी औरत के जिस्म पर फिसली थी और वह औरत रूबी ही थी। सुरेश चंद रूबी से कह रहा था, देख रूबी, तेरी वजह से मैंने तेरे मर्द को छोड़ दिया, नहीं तो मैं इसकी वह गत बनाता कि इसे चारों ओर मौत ही मौत नजर आती। यह बोलते हुए सुरेश चंद को नहीं मालूम था कि उसके शरबत में तो रूबी ने नशे की गोलियां मिलाई हुई थी। उसकी मदहोश आंखों में अब न जाने कितनी रूबी तैर रही थी। ऐन मौके पर थानेदार राम व मुंशी अमीर चंद वहां पहुंचे। रूबी ने अपने कपड़े फाड़े और जानबूझकर सुरेश चंद की बगल में लेट गई। उन दोनों ने उनके फोटो खींचे। वहां पर शराब की 2 बोतलें भी रख दी गई थी। कुछ शराब सुरेश चंद के मुंह में भी उड़ेल दी थी। मुंशी अमीर चंद ने तुरंत हेडक्वार्टर में डीएसपी को इस सारे कांड के बारे में सूचित कर दिया था। डीएसपी साहब ने रिपोर्ट देखी कि मौकाए वारदात पर पहुंचकर हवलदार सुरेश चंद ने रिपोर्ट लिखवाने वाली औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। डीएसपी साहब ने तुरंत हवलदार सुरेश चंद को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। अब सारा माजरा उसकी समझ में अच्छी तरह से आ गया था, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अगले दिन अखबारों में खबर छपी थी कि नए थानेदार ने थाने का कार्यभार संभालते ही एक बेशर्म हवलदार को अपने थाने से सस्पेंड करवाकर नई मिसाल कायम की। सुरेश चंद हवालात में बंद था। उस पर बलात्कार करने का आरोप लगा था। इधर जब मुख्यमंत्री विशंबर की पत्नी चंद्रकांता को इस बारे में पता लगा कि सुरेश चंद को बलात्कार के आरोप में हवालात में बंद कर दिया गया है, तो उसका खून खौल उठा। उसने सुबह होते ही थाने का रुख किया और सुरेश चंद की जमानत देकर रिहा कराया। सुरेश चंद ने कहा, मैडम, आपने मेरी नीयत पर शक नहीं किया है और मेरी जमानत करा दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रकांता बोली, उस वक्त तुमने मेरी बेटी को बचाया था, तब यह बात सिर्फ मुझे और मेरी बेटी व तुम्हें ही मालूम थी। अगर तुम मेरी बेटी को उन वैसी दरिंदों से नहीं बचाते तो न जाने क्या होता और हमें कितनी बदनामी झेलनी पड़ती। आज हमारी बेटी शादी के बाद बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है, उनके मंसूबों को नाकाम करके तुम आगे बढ़ो। चंद्रकांता ने सुरेश चंद को धीरज बंधाते हुए कहा। इसके बाद सुरेश चंद ने रूबी से इस केस की सच्चाई उगलवाई और कानून के सामने खुद को बेकसूर साबित किया। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।